नमस्कार विद्यार्थियों। जापान के संविधान का आज हम अध्ययन करेंगे। जापान के संविधान की जो विशेषताएं हैं उस पर हम बात करते हैं। जापान का संविधान लिखित संविधान है और इस संविधान का निर्माण अमेरिका के सर्वोच्च कमांडर मैक आर्थर के द्वारा किया गया। यह संविधान 3 मई 1947 को लागू हुआ। इस संविधान में 103 अनुच्छेद तथा 11 अध्याय हैं। जापान के संविधान के निर्माण में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था और उस आत्मसमर्पण के बाद अमेरिका ने जापान के संविधान का निर्माण किया। दूसरा जो इस संविधान की विशेषता है वह है लौकिक प्रभुसत्ता, पॉपुलर सॉवरेनिटी। जापान के संविधान को हालांकि जनरल मैकार्थर के द्वारा लिखा गया और इस कारण से यह आलोचना जापान के संविधान की जाती है कि ये जापान के लोगों पर बलपूर्वक थोपा गया है, परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जापान का जो संविधान है वो भारत के संविधान की तरह ही लोक प्रभुता पर आधारित है। अंतिम जो सत्ता है वो जनता में निहित है। तो इस तरीके से जापान का जो संविधान है वो लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, लोकतांत्रिक संविधान। जापान का संविधान लोकतांत्रिक संविधान है क्योंकि इसमें जो कानून निर्माण के संदर्भ में जो सर्वश्रेष्ठ संस्था है उसका निर्वाचन आम जनता के द्वारा किया जाता है। हालांकि जापान के संविधान के द्वारा राजा के पद को समाप्त नहीं किया गया है, परंतु राजा की जो भूमिका है वो शासन में नाम मात्र की है। जापान के संविधान के संदर्भ में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वह लोकतांत्रिक संविधान है। हालांकि राजा अभी भी वहाँ विद्यमान है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के प्रतीक के रूप में राजा की उपस्थिति है, परंतु शासन का जो संचालन है वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। इसलिए जापान एक लोकतांत्रिक देश है। चौथी बात, यदि हम जापान के संविधान की विशेषता के संदर्भ में करें तो वह है संवैधानिक सर्वोच्चता की। भारत और अमेरिका के संविधानों की तरह जापान में भी जो सर्वोच्च स्थिति है वो किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी पद की नहीं है, अपितु संविधान की है। अमेरिका के संविधान की भांति ही जापान के संविधान में भी यह लिखा गया है, उसके अनुच्छेद 98 में लिखा गया है कि यह संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है। कोई भी कानून, अध्यादेश, साम्राज्यवादी राज्याज्ञा अथवा सरकार का कोई अन्य कार्य अथवा कोई भाग यदि इन धाराओं के अनुकूल न हो तो कानूनी शक्ति तथा मान्यता नहीं रखेगा। यानी कि शासन की जो अंतिम शक्ति है वो संविधान में निहित है। इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि सम्राट तथा रीजेंट तथा राजमंत्रियों, डाइट के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा अन्य सभी सरकारी अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे इस संविधान का सम्मान करें तथा इसे मान्यता दें। यानी कि कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, हर व्यक्ति संविधान से ही शक्ति प्राप्त करता है और संविधान के अनुसार ही उसे अपना आचरण करना है। संविधान की सर्वोच्चता के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 81 में भी लिखा हुआ है
कि इस संविधान के अनुरक्षण की व्यवस्था न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की वैधता की जांच कर सके और कोई आदेश अथवा कानून संविधान का उल्लंघन करता हो तो उसे अवैध घोषित कर सके, इस प्रकार का अधिकार जापान के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जापान के संविधान में संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। इसी प्रकार एक अन्य विशेषता जापान के संविधान की हम देख सकते हैं कि इसमें सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। सीमित राजतंत्र से तात्पर्य यह है कि राजा के पद को समाप्त नहीं किया गया है, परंतु राजा को नाम मात्र की शक्तियां प्रदान की गई है और राजतंत्र के प्रतीक के रूप में उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उसे प्रदान किया जाता है। परंतु सम्राट के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, वो अपनी शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल के माध्यम से करता है और कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो मंत्रिमंडल में ही निहित है। इस तरीके से सम्राट को उचित स्थान देते हुए सीमित राजतंत्र के सिद्धांत को भी जापान के संविधान में अपनाया गया है। जापान के संविधान की जो अगली विशेषता है वह यह है कि वह युद्ध का परित्याग करेगा। इस संविधान के द्वारा ये तय किया गया कि जापान भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेगा। युद्ध त्याग के उच्च आदर्श का समावेश संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में और उसकी प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि न्याय और व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति और अच्छे हृदय से आकांक्षा रखते हुए जापान के लोग युद्ध को राष्ट्र की प्रभुता में अधिकार के रूप में तथा शक्ति के प्रयोग अथवा धमकी को अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करने के साधन के रूप में त्यागते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जापान कभी भी सैनिकवाद को प्रोत्साहन नहीं देगा। जापान के संविधान की जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है वह है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जापान में ब्रिटिश आदर्श पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसमें संसदीय शासन प्रणाली के वो सभी गुण विद्यमान हैं जो एक संसदीय शासन प्रणाली में होने चाहिए। जैसे राज्य का अध्यक्ष संवैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य होता है, शक्तियों का पृथक्करण न होकर एकीकरण रहता है और मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व पाया जाता है। जिस प्रकार इंग्लैंड में प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकप्रिय सदन के नेता के रूप में होती है, उसी प्रकार से जापान में भी डाइट में जिस व्यक्ति को बहुमत मिलता है और जिस व्यक्ति को बहुमत दल का नेता मान लिया जाता है उस व्यक्ति को सम्राट प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति देता है। तो संसदीय शासन प्रणाली के जो तमाम गुण हैं, संसदीय शासन प्रणाली के जो तमाम विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं को जापान के संविधान में अपनाया गया है। आठवीं बात
जापान का संविधान कठोर संविधान है। इसमें बदलाव और परिवर्तन करने के लिए कानून निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया है। संविधान संशोधन के लिए संविधान के अनुच्छेद 96 में लिखा है कि संविधान संशोधन के प्रस्तावों के उपक्रम डाइट में दोनों सदनों के 2/3 बहुमत या उससे अधिक सदस्यों के मत से पेश होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव बाद में जनता के सामने उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिए। यदि उस प्रस्ताव पर विशिष्ट लोक निर्णय या निर्वाचन में कुल मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाए तो सम्राट को उस संशोधन को संविधान का अंग बना लिया जाना चाहिए। तो दो बातें हैं, एक तो इस प्रकार का प्रस्ताव जो है दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और दूसरा जनता के द्वारा भी उसे बहुमत दिया जाना चाहिए। और जब ये दोनों स्थितियों को वो प्रस्ताव प्राप्त कर लेता है तो वह जो है संविधान का अंश बन जाता है। जापान का संविधान एकात्मक संविधान है। पूरे देश का शासन एक सूत्र में एक केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय व्यवस्थापिका के माध्यम से किया जाता है। वहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली नहीं पाई जाती। स्वतंत्र न्यायपालिका जापान के संविधान की अगली विशेषता है। भारत अमेरिका की भांति जापान में भी स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, और यह न्यायपालिका जो है न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को धारण करती है। न्यायपालिका के सदस्यों को एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। वह कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का कोई अधिकरण नहीं है, उसका एक अपना स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र है। तो इस तरीके से न्यायपालिका जो है वहाँ पर स्वतंत्रता की स्थिति में है। न्यायाधीशों के संदर्भ में एक अन्य विशेषता यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जन साधारण या सामान्य निर्वाचन में अनुमोदन प्राप्त करना एक बहुत बड़ी विशेषता है जापान के संविधान में, कि जिन न्यायाधीशों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति दी जाती है उसका अनुमोदन सामान्य निर्वाचन में मतदाताओं से प्राप्त करना अनिवार्य है, आवश्यक है। भारत में और अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संदर्भ में इस प्रकार के अनुमोदन की शर्त निहित नहीं है। तो एक अनूठी अलग विशेषता है जापान के संविधान की। मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य जापान के संविधान के अगली विशेषताएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 10 से लेकर 40 तक में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों की सूची बहुत लंबी है। प्रमुख रूप से भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गैर कानूनी बंदीकरण से मुक्त होने की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता तथा विभिन्न अन्य अधिकारों की बात इन अनुच्छेदों में की गई है, जिसके द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका में तो न्यायपालिका को नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक नियुक्त किया गया है, परंतु जापान में ऐसा नहीं है। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करती है। अगली बात, जापान का जो संविधान है वह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात करता है। जापान के संविधान में जो व्यवस्थापिका है उसके दो भाग होंगे। संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार डाइट और प्रतिनिधि सदन या सभासद सदन से मिलकर व्यवस्थापिका का निर्माण होता है।
डाइट जो है लोकप्रिय सदन है और सभासद सदन जो है जापान का उच्च सदन है। प्रतिनिधि सभा या लोकप्रिय सदन के सदस्यों की संख्या 480 है, जो 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इनमें से 300 जो सदस्य हैं वो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं तथा 180 सदस्य जो हैं वो 11 पृथक ब्लॉकों से दलीय सूची के आधार पर चुने जाते हैं। जो दूसरा सदन है जिसको सभासद सदन के नाम से जाना जाता है, उसमें 242 सदस्य होते हैं और इन 242 सदस्यों का जो निर्वाचन है वह 6 वर्ष के लिए होता है और इन 242 सदस्यों में से 146 सदस्य जो हैं वो भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं और शेष सदस्यों का राष्ट्र के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। जो सभासद सदन है उसके पास कोई प्रभावी शक्तियाँ नहीं हैं। जापान की व्यवस्थापिका का नाम डाइट है और डाइट में प्रतिनिधि सदन जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। जापान के संविधान में अगली विशेषता के रूप में स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया है। हालांकि एकात्मक संविधान जापान के संविधान की विशेषता है। पूरा देश एक केंद्रीय सरकार के माध्यम से शासित होता है, परंतु विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को भी जापान के संविधान में जगह दी गई है। संविधान के अध्याय 8 में स्थानीय स्वशासन के स्वरूप एवं संगठन के बारे में प्रावधान किए गए हैं और जो जापान के स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में जो बातें की जाती हैं वह ये है कि वह कई मामलों में भारत, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन के जो स्थानीय शासन की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से जापान के संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जिस पर आज हमने चर्चा की। थैंक यू।